मुंशी प्रेमचंद की कालंजयी रचना बेटों वाली विधवा भाग 2। वाचन रमेश द्वारा। अगर आपको कहानियाँ अच्छी लगती हों और कविताएं पसंद हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। 2 महीने गुजर गए हैं। रात का समय है। चारों भाई दिन के काम से छुट्टी पाकर कमरे में बैठकर गपशप कर रहे थे। बड़ी बहू भी षड्यंत्र में शरीक है। कुमुद के विवाह का प्रश्न छिड़ा हुआ है। कामतानाथ ने मसनद पर टेक लगाते हुए कहा, दादा की बात दादा के साथ गई। पंडित विद्वान भी है और कुलीन भी होंगे, लेकिन जो आदमी अपनी विद्या और कुलीनता को रुपयों पर बेचे वह नीच है। ऐसे नीच आदमी के लड़के से हम कुमुद का विवाह सेंत में भी ना करेंगे। 5,000 तो दूर की बात है। उसे बताओ दत्ता और किसी दूसरे वर्ग की तलाश करो। हमारे पास कुल 20,000 रुपए ही तो हैं। एक एक के हिस्से में 5,000 आते हैं। 5,000 दहेज में देते और 5,000 नेक न्यौछावर बाजे गाजे में उड़ा दे तो फिर हमारी बदिया ही बैठ जाएगी। उमानाथ बोले, मुझे अपना औषधालय खोलने के लिए कम से कम 5,000 रुपयों की जरूरत है। मैं अपने हिस्से में से 1 पाई भी ना दे सकता। फिर खुलते ही आमदनी तो होगी नहीं, कम से कम साल भर घर से खाना पड़ेगा। दयानाथ एक समाचार पत्र देख रहे थे। आंखों से ऐनक उतारते हुए बोले, मेरा विचार भी एक पत्र निकालने का है। प्रेस और पत्र में कम से कम 10,000 का कैपिटल चाहिए। 5,000 तो मेरे रहेंगे। कोई ना कोई साझेदार भी मिल ही जाएगा। पत्रों में लेख लिखकर मेरा निर्वाह नहीं हो सकता। कामतानाथ ने सिर हिलाते हुए कहा, अजीराम बचो, सेत में कोई लेख छपता नहीं, रुपए कौन देता है। दयानाथ ने प्रतिवाद किया, नहीं, यह बात तो नहीं है। मैं तो कहीं भी बिना पेश की पुरस्कार लिए नहीं लिखता। कामता ने जैसे अपने शब्दों को वापस लिया। तुम्हारी बात मैं नहीं कहता भाई, तुम तो थोड़ा बहुत मार लेते हो, लेकिन सबको तो नहीं मिलता। बड़ी बहू ने श्रद्धा भाव से कहा, कन्या भागवान हो तो दरिद्र घर में भी सुखी रह सकती है, अभागी हो तो राजा के घर में भी रोएगी। यह सब नसीबों का खेल है। कामतानाथ ने स्त्री की ओर प्रशंसा भाव से देखा। फिर इसी साल हमें सीता का विवाह भी तो करना है। सीतानाथ सबसे छोटा था। सिर झुकाए भाइयों के स्वार्थ भरी बातें सुन सुनकर कुछ कहने के लिए उतावला हो रहा था। अपना नाम सुनते ही बोला, मेरे विवाह की आप लोग चिंता ना करें। मैं जब तक किसी काम धंधे में न लग जाऊंगा, विवाह का नाम भी ना लूंगा। और सच पूछिए तो मैं विवाह करना ही नहीं चाहता। देश को इस समय बालकों की जरूरत नहीं, काम करने वालों की जरूरत है। मेरे हिस्से के रुपए आप कुमुद के विवाह में खर्च कर दें। सारी बातें तय हो जाने के बाद यह उचित नहीं कि पंडित मुरलीलाल से संबंध तोड़ लिया जाए। उमा ने तीव्र स्वर में कहा, 10,000 कहाँ से आएंगे। सीता ने डरते हुए कहा, मैं तो अपने हिस्से के रुपए देने को कहता हूँ, और शेष मुरारी लाल से कहा जाए कि दहेज में कुछ कमी कर दे। वे इतने स्वार्थ नहीं है कि इस अवसर पर कुछ बल खाने को तैयार ना हो जाए। अगर वह 3,000 में संतुष्ट हो जाए तो 5,000 में विवाह हो सकता है। उमा ने कामतानाथ से कहा, सुनते हैं भाई साहब इसकी बातें। दयानाथ बोल उठे, इसमें आप लोगों का क्या नुकसान है। मुझे तो इस बात से खुशी हो रही है कि भला हम में कोई तो त्याग करने योग्य है। इन्हें तत्काल रुपयों की जरूरत नहीं है, सरकार से वजीफा पाते ही हैं। पास होने पर कहीं ना कहीं जगह मिल जाएगी। हम लोगों की हालत तो ऐसी नहीं। कामतानाथ ने दूरदर्शिता का परिचय दिया। नुकसान की एक ही कही, हम में से एक को कष्ट हो तो क्या और लोग बैठे देखेंगे। यह अभी लड़के हैं, इन्हें क्या मालूम समय पर 1-1 रुपया 1 लाख का काम करता है। कौन जानता है कल इन्हें विलायत जाकर पढ़ने के लिए सरकारी वजीफा मिल जाए या सिविल सर्विसेज में आ जाए। उस वक्त सफर की तैयारियों में
4-5 हजार लग जाएंगे, तब किसके सामने हाथ फैलाते फिरेंगे। मैं ये नहीं चाहता कि दहेज के पीछे इनकी जिंदगी नष्ट हो जाए। इस तर्क ने सीतानाथ को भी तोड़ दिया। सकुचाता हुआ बोला, हाँ, यदि ऐसा हुआ तो बेशक मुझे रुपए की जरूरत होगी। ऐसा क्या ऐसा होना असंभव है? असंभव तो मैं नहीं समझता, लेकिन कठिन अवश्य है। वजीफे उन्हें मिलते हैं जिनके पास सिफारिशें होती हैं। मुझे कौन पूछता है? कभी कभी सिफारिशें धरी रह जाती हैं और बिना सिफारिश वाले बाजी मार लेते हैं। तो आप जैसा उचित समझे। मुझे यहाँ तक मंजूर है कि चाहे मैं विलायत जाऊं न जाऊं, पर कुमुद अच्छे घर जाए। कामतानाथ ने निष्ठा भाव से कहा, अच्छा घर दहेज देने से ही नहीं मिलता भैया। जैसे तुम्हारी भाभी ने कहा, यह नसीबों का खेल है। मैं तो चाहता हूं कि मुरारी लाल को जवाब दे दिया जाए और कोई ऐसा घर खोजा जाए जो थोड़े में राजी हो जाए। इस विवाह में 1,000 से ज्यादा खर्च नहीं कर सकता। पंडित दीनदयाल कैसे हैं? उमा ने प्रसन्न होकर कहा, बहुत अच्छे, MA BA ना सही, यजमानों से अच्छी आमदनी है। दयानाथ ने आपत्ति की, अम्मा से भी तो पूछ लेना चाहिए। कामतानाथ को इसकी कोई जरूरत मालूम न हुई। बोले, उनकी तो जैसे बुद्धि ही भ्रष्ट हो गई है। वही पुराने युग की बातें मुरारी लाल के नाम पर उधार खाए बैठी हैं। यह नहीं समझती कि वह जमाना नहीं रहा। उनको तो बस कुमुद मुरारी पंडित के घर जाए, चाहे हम लोग तबाह हो जाए। उमा ने एक शंका उपस्थित की, अम्मा अपने सब गहने कुमुद को दे देगी, देख लीजिएगा। कामतानाथ ने स्वार्थ नीति का विद्रोह न कर सके। बोले, गहनों पर उनका पूरा अधिकार है। यह उनका स्त्रीधन है, चाहे देश जिसे चाहे दे सकती हैं। उमा ने कहा, स्त्रीधन है तो क्या वह उसे लुटा देगी? आखिर वह भी तो दादा की ही कमाई है। किसी की कमाई हो, स्त्रीधन पर उनका पूरा अधिकार है। यह कानूनी गोरख धंधे हैं। 20,000 में तो 4 हिस्सेदार हो और 10,000 के गहने अम्मा के पास रह जाए, देख लेना। इन्हीं के बल पर वह कुमुद का विवाह मुरारी पंडित के घर करेगी। उमानाथ इतनी बड़ी रकम को आसानी से नहीं छोड़ सकता था। वह कपट नीति में कुशल है। कोई कौशल रचकर माता से सारे गहने ले लेगा। उस वक्त तक कुमुद के विवाह की चर्चा करके फूलमती को भड़काना उचित नहीं। कामतानाथ ने सिर हिलाकर कहा, भाई, मैं इन चालों को पसंद नहीं करता। उमानाथ ने खिसियाकर कहा, गहने 10,000 से कम के ना होंगे। कामता अविचलित स्वर में बोले, कितने की ही हो, मैं अनीति में हाथ नहीं डालना चाहता। तो आप अलग बैठिए, हाँ, बीच में भाजी ना मारिएगा। मैं अलग रहूंगा और तुम सीता अलग रहूंगा। लेकिन जब दयानंद से यह प्रश्न किया गया तो वह उमानाथ के सहयोग करने के लिए तैयार हो गया। 10,000 में 2,500 तो उसके होंगे ही। इतनी बड़ी रकम के लिए यदि कुछ कौशल भी करना पड़े तो क्षम्य है।